Hello students, in this video we are going to study about a practical device which is known as पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन, पोटेंशियोमीटर की वर्किंग, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, ये सब चीजें आज हम स्टडी करेंगे। क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है पोटेंशियोमीटर का, वो सीधा 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अदरवाइज इसमें से 1 मार्क्स के 1 या 2 मार्क्स के कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो अगर ये क्वेश्चन फुल मार्क्स में नहीं आता तो इसमें से कुछ ना कुछ 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो लेट स्टडी द पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले यही बात बनती है कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो हम इसमें लिख सकते हैं व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है ये हमें समझना है। सबसे पहले व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, तो हम इसमें लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर में इट इज द प्रैक्टिकल डिवाइस। ये एक तरह का क्या होता है, प्रैक्टिकल डिवाइस होता है। आपके सामने इसका क्या डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो आएंगे इस पूरे डायग्राम पे आते हैं जब हम इसकी क्या कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद उन हर चीज की वर्किंग आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले तो सीधा सा पोटेंशियोमीटर होता क्या है। मान लीजिए ये आपके सामने पोटेंशियोमीटर है, तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, ये है क्या। तो देखिए, जब भी हमें किसी की डेफिनेशन देनी होती है तो हम हमेशा उसकी क्या बताते हैं, वर्क बताते हैं कि भाई ये यूज किस लिए होने वाला है। ओके, तो हमसे अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज द प्रैक्टिकल डिवाइस which is used to find, यानी पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कुछ चीज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी चीज का पता करना है हमें, तो वो चीज क्या है, पोटेंशियोमीटर है क्या, इट इज द प्रैक्टिकल डिवाइस which is used to find number 1 EMF of a cell, number 2 internal resistance of a cell। देखिए, हम पोटेंशियोमीटर से 2 चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और हमें उसका EMF नहीं पता, तो हम किसी भी सेल का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। और अगर हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, तो भी हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। यानी पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल का EMF फाइंड आउट, EMF कैलकुलेट कर सकता है और किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, तो आप बोल सकते हैं इट इज द प्रैक्टिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड to calculate the EMF of a cell and internal resistance of a cell। तो this is the definition of potentiometer। और यार ये कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज किया जाता है। तो ये आपके सामने है पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। ओके, तो पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन हो गई। ओके, तो अब लिखिए प्रिंसिपल। सबसे पहले क्योंकि हम इसको एज अ 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर तैयार कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 एक चीज हम सारी समझेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन समझ ली है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक प्रैक्टिकल डिवाइस होता है। कैसा प्रैक्टिकल डिवाइस होता है, ऐसा प्रैक्टिकल डिवाइस जिससे हम किसी भी सेल का EMF या इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ राइट डाउन द प्रिंसिपल। ओके, चलिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपने पोटेंशियोमीटर की लिख ली है। अब हम लिखेंगे प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये थी पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलिए, क्या होता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल।
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? लेट्स सी, समझेंगे जरा। वैसे तो याद करने में पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है याद करने में 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना है बेटा कि क्या है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। देखिए, आपको एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल टू IR। देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं क्या है ये, दिस इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। चलिए अब जरा समझिए, V पोटेंशियल, I करंट और R क्या है, रेजिस्टेंस। I कौन सा करंट है जो इस बैटरी में से चलेगा, ये आपके पास बैटरी और इस बैटरी में से क्या एक करंट चलता है, और ये जो आपको A B C D E F G H ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर के A B C D E F G H, ये ब्लू कलर के क्या है, वायर। ये क्या है, वायर। किसके वायर, पोटेंशियोमीटर के वायर। तो ये करंट इन वायर में क्या करेगा, मूव करेगा। कितने वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, A B 1, C D 2, E F 3, G H 4। तो बताइए पोटेंशियोमीटर में कितने वायर हैं, 4। जरूरी नहीं है पोटेंशियोमीटर में 4 ही वायर हो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में 6 वायर भी हो सकते हैं, पोटेंशियोमीटर में 10 वायर भी हो सकते हैं। अगर किसी पोटेंशियोमीटर में 4 वायर है तो उसको बोलेंगे 4 वायर पोटेंशियोमीटर। अगर किसी पोटेंशियोमीटर में 6 वायर हैं तो हम उसको बोलेंगे 6 वायर पोटेंशियोमीटर। और अगर किसी पोटेंशियोमीटर में 10 वायर है तो हम उसको बोलेंगे 10 वायर पोटेंशियोमीटर। तो एक तो ये दिमाग में रखिए, पोटेंशियोमीटर में हम कितने भी वायर लेके चल सकते हैं, 4 6 10। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा जब हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। ओके, तो मान लीजिए पोटेंशियोमीटर में 4 वायर, तो उसका मान लीजिए कोई आपसे पूछे व्हाट इज 6 वायर पोटेंशियोमीटर, तो आप कहेंगे इट इज द पोटेंशियोमीटर हैविंग 6 वायर। ओके, कोई आपसे पूछे 10 वायर पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज द पोटेंशियोमीटर हैविंग 10 वायर। अच्छा, एक मजेदार बात होती है, चाहे 4 वायर ले लीजिए, चाहे 6 ले लीजिए, चाहे 10 ले लीजिए, हर वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। ये एक खास बात। तो मान लीजिए इसमें मैंने 4 वायर लिए तो सभी की लेंथ कितनी है, 100। अगर आप 6 वायर पोटेंशियोमीटर लेंगे तो हर वायर कितना होगा, 100 का। 10 वायर पोटेंशियोमीटर लेंगे तो भले उसमें 10 वायर हैं लेकिन सभी की लेंथ क्या होगी, 100 सेंटीमीटर ही होने वाली है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, हमारी एनसीईआरटी में पेज 122 पे जो डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपके सामने 2 पोटेंशियोमीटर हैं, ठीक है, और दोनों में कितने वायर हैं, दोनों में काउंट कीजिए, हाउ मेनी वायर वी हैव, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे वाले डायग्राम में भी कितने वायर हैं, 6। तो ये 2 डायग्राम क्यों बने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इस वायर यहाँ अलग वर्किंग है, यहाँ अलग वर्किंग है, तो लेकिन इन दोनों का नाम क्या होगा, तो चूंकि इसमें 6 वायर हैं दोनों में, तो इनका नाम होगा 6 वायर पोटेंशियोमीटर। ओके, तो मैंने इसलिए कोई नहीं, जरूरी 6 हो, मैंने क्या बनाया है, 4 वायर पोटेंशियोमीटर बनाया। तो ऐसा कोई दिमाग में हार्डकोर कंसेप्ट ना रखें कि 4 ही होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। हाँ, क्यों अलग अलग लेते हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, तो उस चीज को थोड़ी देर के लिए अभी पोस्टपोन कीजिए। लेकिन एक बात रखिए, जितने भी वायर होंगे हर वायर की लेंथ कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो ये बैटरी में से करंट निकलेगा और हर वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। ओके, हर वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो ये कौन सा करंट है, जो बैटरी में से करंट निकला और वायर में जाएगा, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर के अंदर जितने भी वायर हैं सबका रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया बेटा? ओके, अच्छा, अब ये जो वायर हैं, देखिए बताइए हर वायर की लेंथ कितनी है, आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर। तो अगर 4 वायर है तो कितनी लेंथ हो जाएगी, 400 सेंटीमीटर। 6 वायर है तो 600 सेंटीमीटर। 10 वायर है तो 1000 सेंटीमीटर। ओके, तो वायर की कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ।
और ये जो वायर है इनका कुछ ना कुछ क्या होगी, मोटाई भी होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हर वायर की लेंथ भी होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। चलिए, तो आपको मालूम है आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है, मैं आपको याद करा दूं, अगर मेरे पास कोई भी एक वायर है, सपोज ये मेरे पास एक वायर है जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता था, रो, बताइए, एल ओवर ए, याद आ गया? तो इस आर की वैल्यू में यहां रख दूं, रो एल ओवर ए, जहां एल वायर की लेंथ, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, और रो क्या होती थी इसकी, रेजिस्टिविटी। समझ बात आ गई बेटा? चलिए आगे बढ़िए। अब आपको मालूम है जो रो है वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो देखो बेटा, आई बैटरी में से जो करंट निकला वो कांस्टेंट, रो कांस्टेंट होता ही है। अगर मैं ए को भी क्या ले लूं, कांस्टेंट ले लूं, लेट ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने एरिया क्या ले लिया, कांस्टेंट। यानी आपने जो वायर लिया है, ये बड़ी बात नहीं है कि आपने वायर कितना लिया है, बड़ी बात यह है कि जितना भी वायर लिया है हर जगह एरिया क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायर कहीं से पतला और कहीं से मोटा। यानी पोटेंशियोमीटर में जितने भी वायर हैं सब क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने चाहिए। तो ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ए अगर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके बेटा? तो देखिए, आई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट होता ही है मटेरियल के लिए। भाई आपका वायर किस मटेरियल का बना है, मैग्नीशियम का बना है, कांस्टेंटेन का बना है। एरिया आपने कांस्टेंट ले लिया, तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई रो ए एल। अब बताइए ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। ए तो कांस्टेंट ले लिया, आई होता है और रो भी होता है। तो सिंस आई रो ओवर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपने इसको कांस्टेंट बना लिया, तो बताइए v क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा l के। बात समझ आ गई? इतना तो कांस्टेंट हुआ, तो v क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l के। बेटा इस v का नाम होता है पोटेंशियल ड्रॉप। क्या नाम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। अब बच्चे इस वर्ड से बड़ा कंफ्यूज होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? कुछ नहीं, किसी भी करंट को फ्लो कराने के लिए जितना पोटेंशियल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बात समझ में आ गई? What is potential drop? The amount of potential which is required to flow a current is known as potential drop. Okay. चलिए, और L का नाम क्या है? L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। कौन सा वायर? जो आपने पोटेंशियोमीटर में यूज किया है। तो बेटा क्या प्रिंसिपल बना? क्या आप इसको स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लिखेंगे potential drop is directly proportional to the length of wire. This is the principle of potentiometer. Potential drop is directly proportional to the length of wire. देखिए एक लाइन का प्रिंसिपल है, लेकिन ये आया कैसे वो समझ लीजिए और अच्छे तरह से लिख लीजिए। फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये बात कब लागू है? अगर आपने वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा लिया है, यूनिफॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ये है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो समझ में आ गया पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये मैंने आपको बस समझा दिया है। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़े, ठीक है।
कई बार ये 1 मार्क्स में आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये याद करना तो बड़ा इजी है कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, लेकिन कब, व्हेन द वायर इज यूनिफॉर्म या व्हेन द वायर हैव क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म एरिया। ये कंडीशन है पोटेंशियोमीटर की कि आप पोटेंशियोमीटर में कितना भी वायर ले लीजिए पर वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये कंडीशन वर्क नहीं करेगी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसका प्रिंसिपल। नाउ मूव ऑन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए कंस्ट्रक्शन, लेट्स सी। तो 3-4 बातें हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हैं उस पर। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें पोटेंशियोमीटर में ज्यादा चीजें नहीं है। एक तो हमारे पास क्या होते हैं, वायर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरा A B C D E F G H ये सब क्या है, ठीक है, ये हैं वायर्स। ये सब क्या है, A B C D E F G H, ये सब क्या है, वायर है। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेच वायर होते हैं, ठीक है। वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा कोई दिमाग में मत रखना कि हाँ भाई पोटेंशियोमीटर में इतनी वायर होते हैं, ठीक है। जब आप अपने फिजिक्स लैब में जाके प्रैक्टिकल करेंगे पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है, मीटर ब्रिज का भी और पोटेंशियोमीटर का भी, ठीक है। तो उसमें आपको 6 वायर मिलेंगे, ठीक है। अपनी फिजिक्स लैब में 2 तरह के पोटेंशियोमीटर है, हैविंग 4 वायर एंड हैविंग 6 वायर, ठीक है। 10 वायर वाला भी है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं। चलिए तो नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हम इसके वायर के बारे में बात करते हैं। तो लिख लीजिए, इट कंटेन वायर ऑफ अलॉय। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होते हैं, वायर्स होते हैं। इट कंटेन वायर्स ऑफ अलॉय, कौन सा, या तो मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। ये हमने मीटर ब्रिज में पढ़ा था। पेपर में, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है कि मीटर ब्रिज के वायर किसके बने होते हैं, मैंगनीज के या कॉन्स्टेंटाइन के। सेम पोटेंशियोमीटर के लिए भी अगर क्वेश्चन याद है पोटेंशियोमीटर का वायर किसका बना होता है, तो वही मैंगनीज या कॉन्स्टेंटाइन का। ओके, तो इट कंटेन वायर ऑफ अलॉय, और कौन सा अलॉय, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटाइन, ईच हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर। अब कितने भी वायर आप जोड़ दीजिए, पोटेंशियोमीटर में कितने भी वायर होंगे, लेकिन हर वायर की लेंथ कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। इट कंटेन वायर ऑफ अलॉय ईच हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर। ओके, दूसरी बात, द रेजिस्टिविटी द वायर हैव। अब ये जो पोटेंशियोमीटर के बारे में खास बात और होनी चाहिए, द वायर्स ऑफ potentiometer, the wire of potentiometer must have high resistivity and low temperature coefficient, ठीक है, याद आ रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, हाँ इसी चैप्टर में पढ़ा है हमने, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, ठीक है।
तो इसका जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी वायर में होनी चाहिए पोटेंशियोमीटर की। तो देखिए पहली चीज आपने क्या पढ़ी कि पोटेंशियोमीटर में कुछ वायर होते हैं, सभी की लेंथ कितनी होती है 100 सेंटीमीटर, और वायर में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो वायर आप पोटेंशियोमीटर में यूज कर रहे हैं, एक तो सभी की लेंथ 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नंबर 2 अलॉय के बने होने चाहिए, नंबर 3 सभी की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, हाई, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन घूम कर आ जाता है कि पोटेंशियोमीटर का वायर किसका बना होता है, या राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर पजेस्ड बाय द पोटेंशियोमीटर, हाई रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, चलिए ये जो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर वायर गर्म हो जाए, वायर क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए इस बात को, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर लो है, यानी अल्फा की वैल्यू अगर कम है, तो इसका क्या मतलब है, तो आप इसको लिख लीजिए बाय इफ द वायर गेट हीट अप, अगर वायर क्या हो जाए, गर्म हो जाए, देन द रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। इसका ये फायदा होता है अगर अल्फा की वैल्यू क्या है, कम। ओके, तो ये हमने किसके बारे में बात करी, वायर के बारे में बात करी। चलिए अब इसके बाद नंबर 2 इसमें है, नंबर 2 हम लिखते हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैटरी, ये बैटरी आपको दिखाई दे रही है। चलिए इसको आप बैटरी बोलिए, या इसका एक बहुत मजेदार नाम हो रहा है। देखिए वैसे तो ये बैटरी है, ठीक है, लेकिन आप इसको चाहे बैटरी बोलिए, या इसका एक बहुत मजेदार नाम है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग सेल। क्या बोलते हैं हम इसको, ये जो है, या तो आप इसको बैटरी बोलिए या इसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग सेल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करेंगे पोटेंशियोमीटर के, तो वहां बैटरी वर्ड नहीं आएगा, वहां पे क्या वर्ड आएगा, ड्राइविंग सेल वर्ड आएगा। ठीक है, तो क्या होती है ड्राइविंग सेल, वो बैटरी जिससे आप अपने पोटेंशियोमीटर को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं, तो लिखिए इट कंटेन अ बैटरी, इट कंटेन अ बैटरी known as ड्राइविंग सेल। ठीक है, इसमें एक बैटरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग सेल बोलते हैं। और एक खास बात और है इसकी, इस बैटरी का जो ईएमएफ है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, उस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए जो आपको पता करना है। बात समझा भाई? देखिए अभी बता देता हूं, मान लीजिए ये आपका पोटेंशियोमीटर है, और आपने पोटेंशियोमीटर, हमें इस पोटेंशियोमीटर को वर्क कराना है, तो कब वर्क करेगा, जब हम इसको करंट देंगे। मेरा देखिए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, जल्दी बताइए। आप कहेंगे सर पोटेंशियोमीटर का काम है किसी सेल का ईएमएफ निकालना या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, मान ली बात। तो ये पोटेंशियोमीटर वो काम तब करेगा जब इस पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या होगा, करंट होगा। और इसको करंट कौन देगा, कोई बाहर वाला बैटरी यानी एक्सटर्नल बैटरी या ड्राइविंग सेल। तो मान लीजिए आपने पोटेंशियोमीटर को एक ऐसी बैटरी से जोड़ दिया जो कितने की है, 10 वोल्ट की है। तो अगर आपने पोटेंशियोमीटर को जोड़ दिया 10 वोल्ट से, यानी ड्राइविंग सेल कितना लिया, 10 वोल्ट का, तो इस पोटेंशियोमीटर से मालूम है आप कितना ईएमएफ निकाल सकते हैं, वही ईएमएफ निकाल सकते हैं जो 10 से क्या होगा, कम। 10 से ज्यादा को आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। ये मजेदार बात है, बात समझ में आ गई। मान लीजिए ये मेरे पास एक सेल है और इसका ईएमएफ मुझे नहीं मालूम, इसका ईएमएफ मुझे नहीं मालूम। अब मैंने पोटेंशियोमीटर को जोड़ दिया 10 वोल्ट से ड्राइविंग सेल, और ये कोई बैटरी है X, और मैं इसका ईएमएफ ढूंढना चाहता हूं। तो ये पोटेंशियोमीटर इसका ईएमएफ तभी दे पाएगा अगर इसके ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, 10 से कम होगी।
अगर इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा हुई ना तो ये पोटेंशियोमीटर क्या नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा। समझे बात आ गई? तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियोमीटर बताइए किस ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकता है? पोटेंशियोमीटर केवल उसी ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकता है जिसकी वैल्यू ड्राइविंग सेल के ईएमएफ से क्या होगी, कम होगी। बात समझ आ गई? तो लिख लीजिए, ये जो बैटरी है जिसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग सेल, उसके बारे में एक चीज और लिख लीजिए, द ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, द ईएमएफ ऑफ driving cell must be greater than the unknown EMF, यानी ड्राइविंग सेल का ईएमएफ उस ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए जो ईएमएफ आपको पता करना है, ढूंढना है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आता है, इफ द ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल इज ग्रेटर देन अननोन ईएमएफ व्हाट विल हैपन? तो आप क्या बोलेंगे, द पोटेंशियोमीटर विल नॉट वर्क, वो काम ही नहीं करेगा। तो वायर के बारे में बता दिया, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर होते हैं उनके बारे में बता दिया, उनकी खासियत बता दी, पोटेंशियोमीटर को जिस ड्राइविंग सेल से जोड़ेंगे उसके बारे में बता दिया। अब क्या बचा इसमें? इसमें ये बचा एक, ये दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जिस पे एरो बन रहा है, इसको बोलते हैं रिहोस्ट। रिहोस्ट का काम क्या है? ये आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है ये? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट कंटेन अ रिहोस्ट कॉमा की, ये आपको की दिखाई दे रही है, क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा, एंड गैल्वेनोमीटर। आप कहेंगे सर गैल्वेनोमीटर तो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा, जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो यहां मैं गैल्वेनोमीटर भी बना दूंगा। तो मेन चीज तो दो ही है, एक तो इसके वायर और इस बैटरी के बारे में पढ़ना, बाकी थर्ड पॉइंट तो कोई खास नहीं है। तो मेरे ख्याल से बच्चों कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई? ओके, नाउ मूव ऑन फॉर द वर्किंग। ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की बेटा दो वर्किंग होती है। नंबर एक, दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करना, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, और नंबर टू, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और एग्जाम में दोनों में से कोई भी चीज आपसे क्या पूछ ली जाती है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, या क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए, दोनों में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या चीज कॉमन रहेगी? अभी हमने किया पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये तीन चीजें हमने पढ़ी। तो चाहे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आए कंपेयर द ईएमएफ, या लॉन्ग क्वेश्चन आए कि भाई हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन कोई भी आए ये तीन चीजें तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या ये बात समझ में? ये तीन बातें तो आप लिखेंगे। हाँ, अब अगर कंपेयर द ईएमएफ आया तो अब जो मैं बता रहा हूं वो लिख देना, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला आया तो ये छोड़ देना, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला लिख देना। बात समझ आ गई? तो मैं दो वर्किंग आपको लिखवाने जा रहा हूं, एक कंपेयर ऑफ ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस की। बात समझ आ गई? लेकिन शुरू के जो तीन पार्ट हैं, डेफिनेशन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, वो दोनों के लिए क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी? तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं। किसकी वर्किंग? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ टू कंपेयर
द ईएमएफ ऑफ टू सेल। आप दो सेल के ईएमएफ को क्या कैसे कंपेयर करोगे, तो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम ये डायग्राम तो इजी है, आप देखते हुए आ रहे हैं इसको। तो अगर आपको एग्जाम में कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल लिखना पड़े तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए बेटा। सबसे पहले डायग्राम देखिए, मैंने यहां पर दो सेल बनाए, ये सेल है E1 और ये सेल है E2। क्या ये बात समझ आ गई? इसका EMF E1 और इसका EMF E2, ठीक है। दोनों को मैं किससे जोड़ देता हूं, टर्मिनल A से जोड़ देता हूं। दोनों को मैंने किससे जोड़ा, टर्मिनल A से जोड़ दिया। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? ओके। अब मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक गैल्वेनोमीटर। ये मैंने क्या ले लिया, एक गैल्वेनोमीटर। ओके, चलिए। और ये मैंने, जरा ध्यान दीजिए, ये है की K1 और की K2। तो अभी तो दोनों की क्या है, ओपन है। K1 भी ओपन है और K2 भी क्या है, ओपन। यानी E1 का ना तो कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से और ना ही E2 का कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से है। और यहां मैंने ले लिया एक जॉकी। अब जॉकी क्या होता है, ये हम मीटर ब्रिज में पढ़ चुके हैं। तो देख लीजिए, मैंने क्या किया, I have take two cell E1 and E2, both are connected with the terminal A। उसके बाद मैंने गैल्वेनोमीटर लिया और गैल्वेनोमीटर किससे अटैच है, जॉकी से। और गैल्वेनोमीटर E1 और E2 से अटैच है विद द हेल्प ऑफ की K1 एंड K2। समझ में आ गया बेटा? चलिए, अब हम दो सेल के ईएमएफ का रेशो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं K1 को क्लोज करूंगा। किसको क्लोज करूंगा, K1 को। ओके, तो K1 को क्लोज करूंगा, लेकिन क्या ओपन रहेगा, K2 ओपन रहेगा। ओके, तो समझ लीजिए पहला स्टेप, लेट द की K1 क्लोज एंड की K2 बी ओपन। K1 को आपने क्या कर दिया, क्लोज, और K2 को क्या रखा, ओपन रखा। बात समझ में? तो बताइए, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किसका हो गया, E1 से हो गया। अच्छा, अब हम इस जॉकी को मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव। A से B, C से D, E से F, G से H। और कब तक मूव करेंगे, जब तक हमें क्या ना मिल जाए, नल पॉइंट ना मिल जाए। बात समझ में आ गई? देखिए, हमने इस जॉकी को A पे रखा और ऐसे ड्रैग करना शुरू किया, करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और हमें नल पॉइंट नहीं मिला गैल्वेनोमीटर में। फिर हम C पर गए और ऐसे किया, और मान लीजिए यहां P लोकेशन पे आके मुझे नल पॉइंट मिल जाता है। और ये जो P है, ये C से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नल पॉइंट की लेंथ क्या होगी? तो बेटा 100 तो आप ऑलरेडी चल चुके हो A पे, AB पर, और 20 ये चले, तो नल पॉइंट होगा 120। ओके, चलिए और समझाते हैं। मान लीजिए आपने जॉकी को लिया, A पे रखा और ड्रैग करते गए, नहीं मिला नल पॉइंट। C से शुरू हो गए, D तक चले, नल पॉइंट नहीं मिला। E पे रखा, चलते गए, और यहां इस लोकेशन P पे आके नल पॉइंट आपको मिल गया। और मैं कहता हूं P की E से डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अब बताइए नल पॉइंट क्या हो गया? वेरी गुड,
240 कैसे 100 ये चले 100 ये चले तो कितना हो गया 200 और यहाँ कितना चले 40 तो 240। तो मेरे ख्याल से नल पॉइंट क्लियर हो गया कैसे निकलेगा। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले K1 को क्लोज किया, K2 को ओपन किया। ऐसा करने से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किससे हो गया E1 से। तो लेट द की K1 क्लोज एंड की K2 भी ओपन। नाउ drag the okay now drag the jockey, drag लिखो या ये लिख सकते हो। now move the jockey over the wire, jockey को वायर पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। कब तक, till we get या until we get the null point, जब तक हमें क्या ना मिल जाए, null point ना मिल जाए। ठीक है, let it be L1। हम इसको तब तक ड्रैग करेंगे जब तक हमें नल पॉइंट ना मिला, और हम मान लीजिए हमें नल पॉइंट किस पे मिला, L1 पे मिला। तो बताएंगे क्या होगा, we have E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, EMF या पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। तो किस सेल को अटैच किया जिसका पोटेंशियल क्या है E1, और नल पॉइंट आपको किस पे मिला, मान लीजिए L1 डिस्टेंस मूव कराने पे आपको नल पॉइंट मिला। तो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ओके, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों ये लिख लिया आपने, हैव यू रिटन दिस। चलिए अब लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा, K1 को तो ओपन कर देंगे, K1 को क्या करेंगे ओपन, और K2 को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। पहले ये क्लोज था, ये ओपन, अब उल्टा कर दिया, इसको ओपन और इसको क्लोज। तो देखिए लेट द की K2 क्लोज एंड की K1 भी ओपन। समझ बात आ गई, उल्टा कर दिया। फिर से दोबारा जॉकी को वायर पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। नाउ मूव द जॉकी ओवर द वायर अंटिल वी गेट द नल पॉइंट। और मान लीजिए इस बार नल पॉइंट किस पे मिला, L2 पे। कितना चलने पे मिला, L2। तो क्या रिलेशन आ जाएगा, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2। बहुत ही सीधी वर्किंग। एक बार गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन E1 से, जॉकी को मूव कराएंगे जब तक नल पॉइंट ना मिले। मान लीजिए L1 चलने पे मिला, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1। उसके बाद इसको ओपन कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे, यानी गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किससे हो गया, सेल E2 से। फिर जॉकी को मूव कराएंगे, कब तक, जब तक नल पॉइंट ना मिले। मान लीजिए नल पॉइंट मिला L2 पे, तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2। तो बताइए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। चलिए बाय स्टेप नंबर 3, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। समझ में बात आ गई। 1 को 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब आप कहेंगे कि सर इसका में फायदा क्या है, तो समझिए बेटा L1 और L2 तो नोन है, हमें मालूम है पहली बार वायर कितना चला और दूसरी बार वायर कितना चला, L1 L2 तो हमें मालूम है। अब सोचो अगर E1 और E2 में से एक भी वैल्यू हमें मालूम हो तो क्या हमें दूसरी वैल्यू नहीं पता चल जाएगी। अगर मैं ये बोलूं E1 की वैल्यू 10 है और E2 की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो L1 L2 तो हमें मालूम है, E1 आपको मालूम है, तो किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, E2 की। समझ बात आ गई। यानी एक बार सपोज कीजिए E1 की वैल्यू नॉन है और E2 की वैल्यू क्या है, अननोन। तो एक बार नल पॉइंट हमने लिया नॉन वैल्यू से और एक बार नल पॉइंट लिया हमने अननोन वैल्यू से।
तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, अननोन ईएमएफ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो जो समझदार बच्चा वो समझ गया होगा। ओके, तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। ओके बच्चों, अब हम दूसरी वर्किंग पढ़ेंगे अगर पेपर में क्या पूछ लिया जाए, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। चलिए उसको पढ़ते हैं। Okay dear student, now we are going to do the working of our next method। अगर आपसे पोटेंशियोमीटर की दूसरी वर्किंग पूछ ली जाए क्या, कि टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेट डू द टॉपिक। तो ये वही डायग्राम है, बेसिक डायग्राम जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा है, बेसिक डायग्राम है। चलिए अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डायग्राम देखिए। आपसे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो मैंने क्या किया है, ये मैंने एक सेल ले लिया है जिसका ईएमएफ क्या है, ई, और इसको मैंने किससे अटैच कर दिया है, एक टर्मिनल ए से अटैच किया है और दूसरा टर्मिनल मैंने ले लिया है किससे, गैल्वेनोमीटर से, और यहां ये मेरे पास क्या है, एक जॉकी। सीधा सा कंसेप्ट समझ में आ गया। एक सेल लिया जिसका ईएमएफ क्या है, ई, और ये कौन सा सेल है जिसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, टर्मिनल ए से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किससे है, जॉकी से। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है, लेट्स सी फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, join the cell of EMF E with galvanometer and move the jockey on wire till we get नल पॉइंट। हम वायर को तब तक ड्रैग करेंगे, मूव करेंगे टिल वी गेट नल पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए लेट इट बी L1। मान लीजिए आपको नल पॉइंट क्या मिला, L1 पे। आपने सेल लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता करना था, इसको A से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट किया और जॉकी को क्या वायर पे ड्रैग किया, कब तक, जब तक आपको नल पॉइंट ना मिला। और मान लीजिए वो आपको किस पे मिल गया, L1 पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी हैव E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, वही पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, नंबर 2 स्टेप। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस R। क्या ये वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको, लेट मी चेक, यस आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हमने एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस को, ये जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, इसके साथ पैरेलल में अटैच कर दिया। कैसे अटैच कर दिया, पैरेलल में। ओके, और फिर जॉकी को क्या करेंगे, दोबारा मूव करेंगे। तो now join a known resistance। बेटा ये जो रेजिस्टेंस है ये नॉन वैल्यू है, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। लेट जॉइन अ नॉन रेजिस्टेंस R in parallel with cell of EMF E। okay, now join a known resistance R in parallel with cell of EMF E and again move the jockey till we get null point। दोबारा से जॉकी को वायर पे ड्रैग करेंगे जब तक नल पॉइंट ना मिल जाए। ठीक है, लेट
इट बी L2। और सेकंड केस में जब हमने R को E के साथ पैरेलल ज्वाइन कर दिया और फिर जॉकी को मूव कराया, तो मान लीजिए नल पॉइंट हमें किस पे मिलता है, L2 पे। ओके, देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2। अब आप कहोगे कि सर ये V कहां से आया, तो बेटा ध्यान देना, पहले केस में R का कनेक्शन बैटरी से नहीं था, R